अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम दाऊद कमाल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रो टू राइटर को कवर करेंगे, फिर हम इस पोएम की टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे, फिर हम समरी देखेंगे पोएम की, और फिर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, देन थीम्स एंड टोन ऑफ पोएम एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ पोएम। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दाऊद कमाल एक इमिनेंट पाकिस्तानी पोइट हैं। ही वॉज बोर्न इन 1935 इन एबटाबाद। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री व्हेन ही वाज इन हिज 20s। जब अपने 20s में थे तो उन्होंने पोइट्री लिखने का आगाज़ स्टार्ट कर दिया था और उन्हें पाकिस्तान का टी.एस. इलियट भी कहा जाता है। कमाल ट्रांसलेटेड उर्दू लिटरेचर इनटू इंग्लिश फॉर 29 years. He taught in University of Peshawar. He won 3 gold medals. Daud Kamal died on 5 December 1987. His lifespan is 52 years. He was buried in same University of Peshawar where he taught for 29 years. Daud Kamal writing style is deeply influenced by modernist English language poets like T.S. Eliot, W. Yeats and Ezra Pound. ठीक है, इसलिए इन्हें पाकिस्तान का टी.एस. इलियट भी कहा जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखते हैं राइटर्स का उनकी पोइट्री में। ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन सूफीज़म। अब वो एक ट्रांसलेटर भी हैं, तो उन्होंने क्या ट्रांसलेट किया? ही ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ फैज़ अहमद फैज़ एंड मिर्ज़ा गालिब। ही आल्सो ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ रूमी जो कि ग्रेट सोफिस्टिक पोइट हैं, एंड शेक्सपियर जो कि एक इंग्लिश राइटर हैं, एंड शेक्सपियर इन उर्दू। दाऊद कमाल इज़ कंसिडर्ड द माउथ पीस ऑफ सोसाइटी। क्यों उन्हें माउथ पीस सोसाइटी का कंसिडर किया जाता है? क्योंकि वो बहुत सारे इश्यूज़ पर बात करते हैं। वो एक वर्सेटाइल राइटर हैं। अब जो से इनके मेजर वर्क्स हैं उर्दू कलेक्शंस के, वो जो से इंपॉर्टेंट हैं, वो फर्स्ट कागज़ की कश्ती, शब आहट, चुप की आवाज़, और जो इंग्लिश पोइट्री में उनके वर्क हैं एन ओड टू डेथ, एनिवर्सरी, रिबल, किंगफिशर, विंटर रेन, द लवर्स रिस्पॉन्स। दाऊद कमाल बिलीव्स करते हैं एन आर्टिस्ट शुड प्रोड्यूस आर्ट टू हेल्प द ह्यूमैनिटी एंड नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्ट। ये उनका अपना बिलीव है। नेक्स्ट हम टाइटल सिग्निफिकेंस देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जिस पोइम को हम डिस्कस करने वाले हैं तो टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है, रिप्रोडक्शन को क्यों उन्होंने एज अ टाइटल चूज़ किया। अब ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? वो चीज़ जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को जिंदा रखते हैं, हम उसकी प्रोडक्शन में इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिप्रोडक्शन का वर्ड है, ये जो बेसिकली कल्चरल रिप्रोडक्शन का है। ठीक है, द टाइटल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन्स दैट कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, कि अगर हम अपने कल्चर्स और ट्रेडिशन की रिप्रोडक्शन करते रहेंगे तो वो स्टेगनेट नहीं रहेंगी, बल्कि वो ट्रेडिशंस और कल्चर कस्टम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहेंगी और ये रवायात हमारी जिंदा रहेंगी। द प्रोसेस ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन मीन्स द बिलीव्स, कस्टम्स एंड स्टोरीज ऑफ अ सोसाइटी आर continuously shared and kept alive through time. By using the title, Kamal might be highlighting the importance of preserving these cultural elements, showing how they shape our identities and connect us our to heritage. ठीक है, अगर हम अपनी रवायात को जिंदा रखेंगे तो तभी हम अपनी हेरिटेज, अपनी लिंकेज, अपनी पिछले एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट रहेंगे। It suggests that just like life continues through biological reproduction, culture continues through the sharing and retelling of our collective experiences. This title also shows that if we do not connect with our heritage, we can lose our identity. ठीक है, अब ये तो हो गया इस पोइम का टाइटल का सिग्निफिकेंस। तो हम इस पोइम की समरी को देखते हैं ताकि हमारे माइंड के आइडियाज़ क्लियर हो जाएं कि हम इस पोइम में क्या देखेंगे। तो समरी क्या है इस पोइम की? दिस पोइम इज रिटन बाय पाकिस्तानी पोइट दाऊद कमाल। कमाल इन दिस पोइम पॉइंट्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, आर्ट एंड द इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट विद द यूज ऑफ मुगल मिनिएचर्स एंड गंधारा स्कल्पचर। ठीक है, कि मुग़लों की और गंधारा स्कल्पचर्स की बात करके वो हमें कल्चर की इम्पोर्टेंस बताएंगे और इमॉर्टैलिटी इनकी लाफानियत हमें बताएंगे आर्ट की। There is discussion of great historical figure Siddhartha in poem. ठीक है, the poet while observing the miniatures, paintings and sculptures in the Gandhara Museum is transported back in time, कि वो पिछले वक्तों में चला जाता है, उनको याद करने लग पड़ता है। He is taken over by the nostalgia of glorious part and emphasizes the point that one cannot succeed if he has forgotten the roots. ठीक है, कि वो अपने पास्ट को याद करते हुए कहते हैं कि हम अपने पास्ट को भूल बैठे हैं और तब तक हम ज़िंदगी में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते अगर हम अपने पास्ट से जुड़े नहीं रहेंगे।
तो ये हो गई इस पोएम की समरी। नेक्स्ट हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फर्स्ट लाइन है इसकी रिप्रोडक्शंस ऑफ मुगल मिनिएचर्स। रिप्रोडक्शंस के वर्ड को हमने देख लिया है टाइटल में कि राइटर का इससे क्या मुराद है। फिर आगे मुगल मिनिएचर्स। मिनिएचर्स का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी पेंटिंग्स होती हैं, छोटे छोटे मुजस्मे होते हैं, ये इनको मिनिएचर्स कहा जाता है। अब मुगल मिनिएचर्स को ही क्यों डिस्कस किया है, किसी और को क्यों डिस्कस नहीं किया? क्योंकि मुगल अपने आर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा नुमाया रहे हैं किसी दौर में। मुगल ने इंडिया पर तकरीबन 300 साल तक हुकूमत की। ये 1526 में पानीपत की लड़ाई से, बाबर की फतह से शुरू हुआ और 1857 तक बहादुर शाह जफर की शिकस्त से ख़त्म हुआ। इस दौरान बरसगीर में सियासी, मुआशी और कल्चरल डेवलपमेंट्स देखी मुगलों के दौर में। और ये भी कहा जाता है शहनशाह बाबर को नेचर और उसकी डिपिक्शन से बहुत ज़्यादा लगाव था। अब चूंकि बाबर का दौर ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए उनकी पेंटिंग का भी इतना इल्म नहीं है हिस्ट्री में। और फिर बाबर के बाद हुमायूं आया और इसके दौर में भी मुगल पेंटिंग्स दिखने को मिले। फिर हुमायूं के बाद अकबर को ताज मिला और मुगल आर्ट और कल्चर को एक नया ही आयाम मिल गया। नए तरीके से आर्ट और कल्चर की प्रोडक्टिविटी शुरू हो गई। अकबर खुद यानी कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, क्या जिद्दत लाया वो। उसने रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पेंटिंग की शक्ल में इलस्ट्रेट करने का काम किया। अकबर ही वो पहले मुगल बादशाह थे जिसने यूरोपियन पेंटिंग में भी दिलचस्पी दिखाई। और अकबर के बाद जहांगीर के दौर में भी पेंटिंग्स की अच्छी डेवलपमेंट हुई। जहांगीर को भी नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो नेचर की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिली। जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां के दौर में मिस्टिक पेंटिंग्स को देखा गया। फिर औरंगज़ेब का दौर आया। औरंगज़ेब को आर्ट में ना थोड़ी कम दिलचस्पी थी। उसकी सोच फजूल खर्ची और आरामदा ज़िंदगी को अच्छा नहीं समझती थी, नागवारा समझती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम मुगल पेंटिंग्स में कमी आती गई। फिर बहादुर शाह जफर के साथ ही मुगल राज ख़त्म हो गया। तो क्यों हमें पता चल गया मुगल को ही इन्होंने क्यों यहाँ जिक्र किया है, क्योंकि मुगलों का एक बहुत नाम रहा है काफ़ी अरसे तक पेंटिंग्स में। तो फिर वो कहते हैं कि वो जो मुगल मिनिएचर थे कट आउट, उनको कट कर दिया फ्रॉम लास्ट ईयर्स कैलेंडर, पिछले साल के कैलेंडर से, एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ गंधारा स्कल्पचर। अब गंधारा को क्यों जिक्र किया है? गंधारा सिविलाइजेशन भी अपनी यूनिक और इन्फ्लुएंशियल आर्ट एंड कल्चर की वजह से बहुत ही मानी जाती है। गंधारा एक बहुत ही पुरानी तहजीब है जो कि अब नॉर्दर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान जहाँ पर है वहाँ पर उसकी लोकेशन हुआ करती थी। और गंधारा ही वो अर्लीस्ट रीजन्स में थी जिसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा नुमाया नाम है। तो गंधारा अपने डिस्टिंक्टिव आर्ट जो कि ब्लेंड है उनका आर्ट ग्रीक, रोमन, पर्शियन और इंडियन इन्फ्लुएंस भी उनके आर्ट में देखा जा सकता है। गंधारा में भी आर्ट का काम, गंधारा सिविलाइजेशन में भी आर्ट का काम बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गंधारा जो सी थी मेजर सेंटर थी ट्रेड का, कल्चर का, लर्निंग का, ठीक है। तो इस वजह से पोइट ने गंधारा का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि गंधारा भी अपनी आर्ट की वजह से बहुत जानी जाती है और मुगल्स भी अपने आर्ट और कल्चर की वजह से बहुत जाने जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई होगी, ठीक है। वो कहते हैं कि मुगल मिनिएचर्स को कट आउट कर दिया था लास्ट ईयर कैलेंडर से और गंधारा स्कल्पचर के फ्रेगमेंट्स को भी बाउट फॉर अ सॉन्ग मेकिंग। और पर्पस क्या था लेकर आने का, ताकि एक सॉन्ग बनाया जा सके। अब हम यहाँ देखते हैं कि पोइट ने इस रद्द-ए-अमल को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि पोइट यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हम अपने पिछले कल्चर को भूल बैठे हैं। हम अगर उस कल्चर को वापस लेकर आ रहे हैं, उनके फ्रेगमेंट्स को कट कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं, तो किस लिए? जस्ट फॉर मेकिंग सॉन्ग। अब यहाँ पर ये जो वर्ड कट आउट है ये इसके साथ एक और चीज़ को भी सिंबलाइज करता है, डेट वी आर कट आउट नाउ फ्रॉम आवर प्रीवियस कल्चर्स। तो आर्ट के थ्रू क्या होता है, कल्चर्स प्रिजर्व होती हैं और पेंटिंग क्या करती है, रिच कल्चर्स को सेव करके रखती है। तो रिच कल्चर्स को इमॉर्टैलिटी मिल जाती है अगर हम उनको आर्ट की शक्ल में सेव करें। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे तो मतलब कि हम अपने पास से डिटैच हो रहे हैं। और जब हम अपने रूट के साथ ही कनेक्ट नहीं रहेंगे तो फिर हम स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, क्योंकि रूट ही डेवलपमेंट करती है आगे पूरे प्लांट की। तो इसी तरह कल्चर भी हमारे लिए, हमारे ओल्ड कल्चर भी हमारे लिए एक रूट की तरह काम करते हैं और हमें इनमें भी लगाव रखना चाहिए, इनको भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए। यहाँ पर पोइट ये कहते हैं। अब नेक्स्ट लाइंस में वो क्या कहते हैं, प्रिंस सिद्धार्था गोन इनटू द नाइट विद छना एंड ऑल ताजिक्स इन देयर टेंट्स ड्रिंकिंग चाइना टी। अब ये सब कुछ वो किसने देखकर बता रहे हैं, वो उन आर्ट्स को देखकर बता रहे हैं। उन आर्ट से ही उनको सब कुछ पता चल रहा है। अब उन्होंने यहाँ पर सिद्धार्था का जिक्र किया है। सिद्धार्था क्या है, एक ग्रेट हिस्टोरिकल इल्यूजन उन्होंने ऐड कर दिया। सिद्धार्था क्या है,
जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, और ये बुद्ध मज़हब के बानी भी हैं। इनको महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, और ये दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब है। जब सिद्धार्था, उनका असल नाम गौतम बुद्ध की वजह से, गौतम बुद्ध के नाम से वो ज़्यादा मशहूर हैं, तो जब गौतम बुद्ध पैदा हुए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, तो उनकी वालदा की डेथ हो गई। और जब वो पैदा हुए तो नजूमियों ने उनके बाप को बताया कि ये बड़ा होकर इसकी मिस्टिकल पर्सनालिटी होगी, ठीक है, और जैसा ये होगा इस जैसा कोई ना होगा। और सिद्धार्था के वालिद जो से थे वो एक जंगजू किस्म के थे, तो उन्होंने महल की 4 दीवारी में ये सारी तालीमात दी गौतम बुद्ध को, कि ताकि वो बाद में तख्त पोशी फिर उसी की ज़िम्मे होगी ना। और वो नहीं चाहते थे कि वो किसी मिस्टिकल वे पर चलें। तो जब गौतम बुद्ध 18 साल का हुआ तो एक खूबसूरत सी शहजादी के साथ उनकी शादी हो गई, और शादी के 10 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो हुआ जिसका सिद्धार्था के वालिद को डर था। ऐशो इशरत की ज़िंदगी से ना, यानी कि एक दिन उकता कर उन्होंने सोचा कि महल से बाहर भी निकला जाए। तो चूंकि गौतम बुद्ध बाहर की दुनिया और उसकी तकलीफ़ों से नावाकिफ़ था, और वो इस सफ़र पर अपने एक हेड चैरियोटर जिसका नाम चन्ना था उसके साथ हो गए। वो ठीक है, वो एक ही साथी के साथ गए थे जो कि रॉयल सर्वेंट था उनका। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक ओल्ड मैन को देखा, और उन्होंने उस रॉयल सर्वेंट से पूछा कि ये क्या है। तो उसने बताया कि ये बूढ़ा हो चुका है, और हर किसी पर ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि वो इस हालत में हो जाता है। तो वो ओल्ड मैन था, और ओल्ड मैन किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा था, वो एजिंग को सिम्बलाइज़ कर रहा था। तो फिर आगे बढ़कर सिद्धार्था ने क्या देखा, एक सिक मैन था। तो सिद्धार्था ने पूछा कि ये क्या है। तो फिर उसने बताया कि ये आदमी बीमार है, ठीक है। तो सिद्धार्था को पता चला कि अच्छा, इंसान पर बीमारी भी आती है। तो वो सिक मैन डिजीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा था। फिर आगे उन्होंने एक कॉर्प्स को देखा, एक लाश को देखा, ठीक है। जब सिद्धार्था ने कहा, पूछा कि ये क्या है, तो उसने बताया कि हर एक चीज़ एक ना एक दिन उस दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, ये आदमी भी अब डेड है। तो फिर ये सब कुछ सिद्धार्था अपनी ज़िंदगी में देखते जा रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस ने उनके माइंड में जन्म लिया कि ये दुनिया ऐसे नहीं है जैसे दिखाई देती है, लोग बहुत ज़्यादा दुखों का शिकार हैं। तो फिर उन्होंने आगे क्या देखा, एक दरख्त के नीचे उन्होंने एक होली मैन को देखा। वहीं से ही उनकी साधु बनने का सफ़र स्टार्ट हुआ। और ये सिद्धार्था कितने साल की उम्र में अपने घर से बाहर निकले थे, जब ये 29 ईयर्स के थे, ठीक है, तब ये अपने घर से बाहर निकले, और इन पर ये सारे इंकशाफात हुए। और ये इनको 4 साइड्स भी माना जाता है बुद्धा को। ये है प्रिंस सिद्धार्था गोन इनटू द नाइट विद चन्ना, ठीक है, कि वो इसके साथ क्या, एंड ओल्ड ताजिक्स इन देयर टेंट्स ड्रिंकिंग चाइना टी। और उन्होंने क्या देखा कि ताजिक्स थे वो अपने टेंट्स में इंजॉय कर रहे थे, वो चाइना टी पी रहे थे। ताजिक्स क्या है, ताजिक्स एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली ताजिकिस्तान में, ठीक है, और ये अफ़गानिस्तान में भी पाए जाते हैं, अज़बकिस्तान में भी, ईरान में भी, ठीक है। और जो से ताजिक्स हैं ये पर्शियन डेसेंट हैं, यानी कि जो इनकी लिंकेज है वो पर्शियन लोगों के साथ है, और ये ताजिक की लैंग्वेज बोलते हैं। ये एक पर्शियन का ही एक डायलेक्ट है, ठीक है। और इनका दे हैव अ रिच कल्चरल एंड हिस्ट्रिकल हेरिटेज कौन, ये ताजिक्स, इस वजह से इनको भी ये है इस पोइम में, ठीक है। और ये जो से ताजिक्स थे इन टर्म्स ऑफ रिलीजन दे वर मुस्लिम्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट लाइन्स हैं, almond blossoms fall and a crow carved out of ebony pushes itself through the rain. I sit scraping the rust of my ancient coins. अब ये आलमंड ब्लॉसम्स मतलब कि जो से बादाम के दरख्त के फूल होते हैं ना, वो उन्होंने देखा, वो इसकी इमेज को ऑब्जर्व कर, ये भी उन्होंने आर्ट में ही देखा कि वो गिरे हुए हैं। एंड अ क्रो, और एक कौवा, कार्ड आउट ऑफ एबोनी, कार्ड मतलब कि वो तराशा गया है, आउट ऑफ एबोनी, एबोनी कहते हैं डार्क वुड, उससे कौवे को बनाया गया था। पुशेज इटसेल्फ थ्रू द रेन, कि वो अपने आप को बारिश में भी अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है। तो ये जो से क्रो है वो बेकार नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर निकले थ्रू द रेन। रेन किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम को सिम्बलाइज़ कर रहा है। आगे पोइट कहता है आई सिट स्क्रैपिंग, कि मैं रिमूव कर रहा हूँ द रस्ट ऑफ माई एंशियंट कॉइन्स, जो से पुराने सिक्के, एंशियंट अब ये देखिए एंशियंट वर्ड यूज़ कर लिए कि मतलब जो पास्ट है हमारा, उससे वो जंग उतारने की कोशिश कर रहा है। ये मेटाफोरिकल लाइन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि वो क्रो वो भी स्ट्रगल कर रहा है, आइडल बैठने की बजाय, बेकार बैठने की बजाय। तो ये चीज़ पोइट को ना बहुत इंस्पायर करती है कि मुझे भी अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। किस चीज़ में यूटिलाइज़ करना चाहिए, रिप्रोडक्शन ऑफ आर्ट में। और ये चीज़ उन्होंने सब्जेक्टिव वे में
ऑब्जेक्टिव भी कह डाली है कि ऐसा हमें भी करना चाहिए। तो ये था इस पोइम का एनालिसिस। हमने देखा कि इस पोइम में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो उनसे रिच आर्ट एंड कल्चर रखने वाली जनरेशंस थी उनका जिक्र किया है। उन्होंने सिद्धार्था हिस्ट्रिकल एल्यूजन जो कि ग्रेट हिस्ट्रिकल फिगर हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है, और फिर लास्ट पर उन्होंने मेटाफर ऐड कर दिया है क्रो की शक्ल में, और वो जहाँ पर कहते हैं कि आई रस्ट ऑफ माई एंशियंट कॉइन्स, ये मेटाफोरिकल लाइन्स है। अब हम इस पोइम के थीम्स देखते हैं। थीम्स क्या है इस पोइम के? पहला जो सा थीम है वो है कल्चरल हेरिटेज। इस पोइम में शायर कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, जो हमारा सकाफती वर्सा है उसकी बात करते हैं, जैसे कि मुग़ल, इनके बारे में बात करते हैं कि हमें अपने पास्ट को याद रखना चाहिए, हमें अपने आप को अपने पास्ट से कनेक्ट करके रखना चाहिए। फिर है जो नेक्स्ट थीम वो है नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया का मतलब प्रेजेंट में पास्ट में चले जाना। तो हम इसमें देखते हैं कि पोएट जो प्रेजेंट टाइम में आर्ट को देख रहा है, लेकिन वो इसके थ्रू बैक चला गया है और वो उन पुराने वक्तों को याद करता है कि मुग़ल कैसे अपने वक्त में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, उनके आर्ट को इतना ज़्यादा फ्रोग मिला हुआ था। गंधारा कल्चर को देखते हुए गंधारा सिविलाइजेशन उनके माइंड में आती है, और फिर सिद्धार्था का देखते हुए वो वापस उस टाइम को रिकॉल करते हैं। तो इसके थ्रू उन्होंने नोस्टैल्जिया का थीम भी पोर्ट्रे किया है। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन एंड इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट। इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट मतलब कि जब हम कोई चीज़ आर्ट के थ्रू कर लेते हैं तो हम उसको इमॉर्टल बना देते हैं, जैसे कि हमने जॉन कीट्स की पोइम भी पढ़ी है ओ डी ग्रेशियन आर्ट। तो इस तरह आर्ट के थ्रू हम चीज़ों को इमॉर्टैलिटी दे देते हैं। नेक्स्ट जो सा थीम है वो है ग्लोरियस पास्ट। ग्लोरियस पास्ट मतलब कि हमारा जो सा पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस था, और हमें अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा लेसन्स हम हासिल कर सकते हैं। हम अपने पास्ट से अपनी स्ट्रेंथ कायम कर सकते हैं, और हम अपने पास्ट से हमें कनेक्ट रहना चाहिए, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है फॉरगेटफुलनेस नेचर ऑफ मैन। फॉरगेटफुलनेस नेचर कि हमने अपने पास्ट को भुला दिया है, यही फॉरगेटफुलनेस नेचर ऑफ मैन है ना, कि वो प्रेजेंट में रहते हुए अपने पास्ट को भूल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने पोर्ट्रे किया है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर इस पोइम का। स्ट्रक्चर क्या है इस पोइम की? दिस इज एन इमेजिस्ट पोइम की इमेजिन इसमें बहुत ज़्यादा किया गया है, और ये पोइम फ्री वर्स में लिखी गई है, जिसमें कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है, नो मेट्रिकल पैटर्न इज देयर। इसके थ्रू राइटर ने क्या किया है कि उन्होंने राइमिंग स्कीम को या मेट्रिकल पैटर्न को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने कंटेंट को, अपने आइडिया को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कि वो इसके थ्रू अपनी बात को हम तक इफ़ेक्टिव वे में पहुंचा सकें। इसका मकसद ये होता है फ्री वर्स यूज़ करने का। ठीक है, नेक्स्ट टोन क्या है इस पोइम की? दिस पोइम इज़ अ सिंपल नोस्टैल्जिक पोइम डिनोटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कि नोस्टैल्जिया इस पोइम में, नोस्टैल्जिया के थ्रू उन्होंने हम पर अहमियत बावर कराई है कल्चरल हेरिटेज की। ठीक है, और फिर वो इसके साथ क्या करते हैं, पास्ट को भी प्रेज करते हैं। और ये पोइम रिफ्लेक्टिव भी है, मेलनकोलिक भी है अपने टाइम में। रिफ्लेक्टिव कैसे है? रिफ्लेक्टिव मतलब हमें अपने आइडियाज़ पर सोचना चाहिए, उन पर रिफ्लेक्शन दिखानी चाहिए कि आज के दौर में हम क्या बन गए हैं। ठीक है, और मेलनकोलिक भी है, मतलब उदासी सी भी है कि हमने अपने आप को कट आउट कर दिया है अपने पास्ट से, और वो कौमें जो अपने पास्ट को भुला देती हैं वो कौमें तरक्की के जीने नहीं चढ़ती। इस पोइम में इस आइडिया को पोर्ट्रे किया है। तो इस पोइम में हमने ये सब कुछ देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टिल दैट टाइम